हेलो चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और इन आई एम हेयर टू वेलकम यू ऑल इन माय चैनल, नॉट माय बट के हमारा सबका एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म पैरासाइट एरा। आर सिंपली वेलकम इन माय एरा। तो जैसे कि सबके मैसेजेस आ रहे थे कि फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है, ठीक है, और जो ओल्ड है वो तो हमारे सर नीम हकीम ने पढ़ा ली है, ठीक है। तो न्यू बुक जो है ना, उसको हम बुक से समझने की कोशिश करें, उनकी लाइन्स के, बिकॉज वी नो के लाइन्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट में, ठीक है। तो सिंस की बुक की फर्स्ट ईयर हम शुरू करेंगे और उसके इंडेक्स पे हम एक नज़र डाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें हमारे चैप्टर्स हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, सेल स्ट्रक्चर, बायोएनर्जेटिक्स, आर्टिकल ऑफ लाइफ, वायरस का है, प्रोकैरियोट्स, protostaph, fungi, diversity among plants, animals, forms and functions in plant, holozoic nutrition, circulation, immunity and gasification। पूरे 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, दैट इज अवर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जाहिर सी बात है, मतलब बेसिक से होंगे पहले टॉपिक, तो जिनको आते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं देखने की। और ये नॉट के एंट्री वाले बच्चों के लिए, बट के पूरे फर्स्ट ईयर वाले भी जो होते हैं कोचिंग वाले, उनके लिए बच्चों के। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमारी पहली टॉपिक है दैट्स इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हम सबको पता है लाइफ, और केमिस्ट्री अब आपके जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स है दैट इज यूज इन अ लाइफ, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन्होंने बायोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया है। The biochemical basis of life called biochemistry is the main important branch of biology, ठीक है। ये जो बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, मतलब आपके वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपके वो मॉलिक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, आपके वो कंपाउंड्स जो लाइफ में यूज होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक पूरी फील्ड है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस में हमें मेजर पोर्शन होता है जो हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं ना शुरू में, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे शुरू में पढ़ते हैं ना भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके आपका एटम बनाते हैं, ठीक है। एटम मिलके आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके आपका ऑर्गेनेल बनाते हैं, उसके बाद आपका सेल बनता है, और सेल के आगे पूरे टिश्यू, ठीक है, जो सारा सीक्वेंस होती है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, ये क्या है, ये सारी केमिकल कंपोजिशन है, राइट। अब ये सारी केमिकल कंपोजिशन यहाँ से ले, ठीक है, सेल, टिश्यू, और फिर यहाँ से लास्ट में आके हमारा बनाता है, ठीक है, स्पेशी बनती है। उसके आगे भी जाते हैं हम, ठीक है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बट हम यहाँ स्पेशी तक देखते हैं। तो ये जो पूरी कंपोजिशन है ना, एक छोटे से पार्टिकल से लेके स्पेशी तक, ठीक है, इसके बारे में हमें नॉलेज कौन बताता है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और और अगर हम ऐसे ले लें, ठीक है, कहाँ गए, लाइक ये होता है ना हमारा, ठीक है, हमारा सेल होता है। अब हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका डीएनए होता है। अब जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी, ठीक है, न्यूक्लियस में होती है, डीएनए में होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी होती है, तो यहाँ से लेके जो इन्फॉर्मेशन का साइटोप्लाज्म में फ्लो होता है, ठीक है, उसके बारे में फ्लो जो हम पढ़ते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के में भी लास्ट में हो, नहीं तो वो तो इंटर के टॉपिक है। तो उसके बारे में भी हमें कौन बताता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन, स्पेशल डीएनए फॉर एंजाइम्स, तो उसके बारे में हमें कौन बताता है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। अब जो क्या होता है ना, ठीक है, ये पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन के बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल डिजीज भी होती है ना, एबनॉर्मलिटी की वजह से डिजीज होती है, लाइक डाउन सिंड्रोम है, लाइनफेटर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, बहुत ज़्यादा डिजीज होती है एबनॉर्मलिटीज की वजह से, ठीक है। चाहे फिर वो जेनेटिकल हो, न्यूट्रल हो, हार्मोनल हो, ठीक है। तो वो जो डिजीज होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए जो हमें क्या चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए, ठीक है। और उन मेडिसिन के बारे में भी हमें क्या, वो कौन बताता है, बायोकेमिस्ट्री। ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस से मैंने बता दिया, जैसे कि एमबीबीएस में भी इसका बड़ा रोल होता है और हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि और इन सारे जो भी मतलब आपके चैलेंज आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, लाइक अभी कोविड आया, ठीक है, या उससे पहले जो भी इशूज आते हैं हेल्थ को लेके, ठीक है ना, तो उसकी स्टडी के लिए, उनके वेलफेयर के, लाइक कैंसर के काजेज क्या हैं, ठीक है, और मेमोरी का मैकेनिज्म क्या, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स, उन सब की स्टडी हम कहाँ करते हैं, बायो केमिस्ट्री में, ठीक। तो फंक्शंस ऑफ सेल डिपेंड अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, जो सेल होता है ना, वो केमिकल कंपोजिशन पे बना होता है, मतलब मैं आपको बताऊं, इसको हम पूरा मिटा देते हैं, ठीक है।
एक एमसीक्यू आता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि लाइफ इज ये एक एमसीक्यू है और मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो एक एमसीक्यू होता है लाइफ इज बिल्ट ऑन, ठीक है, केमिकल फाउंडेशन सेल बकाया तो होते हैं, बट इनमें जो है ना आपको डाउट होता है कि कौन सा करना है। तो लाइफ इज बिल्ट ऑन केमिकल फाउंडेशन या फिर सेल। और एक दूसरा एमसीक्यूज होता है, मैं बताता हूँ लाइफ, चलो इसको देखो दोबारा बताता हूँ। तो लाइफ इज बिल्ट ऑन केमिकल फाउंडेशन। अब ये क्यों, ये आपके ओल्ड एसटीपी की लाइन भी है, ठीक है, दूसरे बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, चाहे केपीके वाले बच्चे हों, ठीक है। ये एमसीक्यू ऐसे ही होना है, ठीक है, इसको बहुत बार जो है ना बच्चे मतलब बहस करते हैं, बट ये ऐसे होगा। इसका सिंपल सा जो प्रूफ है वही है कि मैंने बताया भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आर्गनेल, उसके बाद आपका बनता है सेल। तो सेल, ठीक है, यहाँ पे बना सेल, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले सारी आपकी क्या है, सारी आपकी केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, केमिकल फाउंडेशन है। तो आपकी जो लाइफ है ना, और एक दूसरा एमसीक्यू होता है, एक लाइन होती है कि लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ सेल। आपकी जो लाइफ इमर्ज होती है ना, ये नहीं कहता इसलिए ना ऑब्जेक्ट लगाते हैं कि ऑब्जेक्शन लगाते हैं, फिर लाइफ जो है ना, एटम जो है लिविंग हो गया उसमें लाइफ होनी चाहिए, नहीं भाई, जो लाइफ है ना वो आपकी वो इमर्ज होती है, वो जहाँ से शुरू होती है वो सेल की स्टेज है। लेकिन लाइफ की जो बनावट है वो कहाँ से, वो आपकी केमिकल फाउंडेशन है, ठीक है, समझ गए। मतलब अगर एमसीक्यू है लाइफ इमर्ज एट द लेवल ऑफ, वहाँ पे आपको सेल करना है। अगर ये बोले कि लाइफ इज बिल्ट ऑन, वहाँ पे आपको क्या करना है, केमिकल फाउंडेशन, क्योंकि ये वाला पहला वाला पार्ट जो क्या है आपका, वो आपकी केमिकल फाउंडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट ऑन द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, के सेल बना कैसे हुआ, ठीक है, हम सबको पता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है प्रोटोप्लाज्म, इसको मैं ज़रा बता दूँ, ठीक है, जैसे कहना ना हमारे सारे बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी सबको समझ आना चाहिए, किसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से बनाऊँ कि हमारा ये जो है ना सेल है, ठीक है, और हमें पता है कि भाई सेल के अंदर जो वाटर होता है, वाटर ऑफ सेल्स का हम क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म, राइट, ठीक है। और जो न्यूक्लियस में पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियोप्लाज्म। आपका जो सेल में वाटर है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस में उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये चाहे साइटो आपका, ठीक है, यहाँ प्लस में न्यूक्लियो, इन दोनों को मिलाकर हम जो बोलते हैं ना, दैट इज, ठीक है, इन दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है आपका, प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, इट्स अ लिविंग। अब प्रोटोप्लाज्म खुद लिविंग है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग मटेरियल व्हिच इज सीक्रेटेड बाय नॉन लिविंग, दैट इज सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म को कौन सीक्रेट करता है, सेल वॉल, और वो सेल वॉल खुद क्या है, वो नॉन लिविंग है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेल वॉल खुद नॉन लिविंग है, और जो प्रोटोप्लाज्म है आपका वो लिविंग है, ठीक। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर आप क्या बोलते हो, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। तो सेल की जो केमिकल कंपोजिशन है वो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इरिटेबिलिटी भी आती है, एक इरिटेशन आए जिसकी वजह से जो है ना सेल मूव करे, फिर उसका मोमेंटम भी बोलते हैं, मूवमेंट, ठीक है। तो एक्चुअल कंपोजिशन सेल प्रोटोप्लाज्म जो हमें अभी की भी परफेक्टली पता नहीं है कि वो किसका बना होता है, बट हमें ये पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सेल इज मेड अप ऑफ 70-90% वाटर। सेल में क्या होता है, 70 से 90% आपका क्या होता है, पानी होता है। अगर अगर आप सपोज करें कि इसी सेल से जो आपका पानी है, ठीक है, ये पानी एवापोरेट हो जाए, ये पानी क्या हो जाए, अगर आपका ये पानी एवापोरेट हो जाए तो पीछे क्या बचेगा, पीछे जो बचेगा दैट इज नोन एज ड्राई वेट, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई वेट ऑफ सेल, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि सेल में पानी होता है दैट्स 70 से 90%, और अगर आपका यही पानी एवापोरेट हो जाए तो पीछे जो सेल का वेट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई वेट की मेजॉरिटी आपकी क्या है, पानी है, ठीक है।
तो एक एमसीक्यू आता है कि ड्राइवर की परसेंटेज क्या है, हालांकि ड्राइवर की परसेंटेज आपको बुक्स में नहीं लिखी मिलेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल स्टडी, हम खुद से करते हैं कि ड्राइवर की जो परसेंटेज है दैट इज द 10 to 30%। जाहिर से बात भाई, आपकी 70-90% पानी है, वो सारा चला गया, जो रिमेनिंग परसेंटेज है आपकी वो किसकी होगी, वो ड्राइवर की। मतलब 10 to 30% ड्राइवर, ये किसी बुक में लिखा नहीं हुआ, बट एमसीक्यूज आते हैं और इनको हम बोलते हैं टेक्निकल स्टडी, जो हम खुद से ना, मतलब अल्लाह ने अपना भी दिमाग दिया हुआ है ना, ठीक है, तो उससे करते हैं। और तो 10 to 30% द परसेंटेज ऑफ ड्राइवर, ठीक है, या हाईलाइट ही हो चला गया, ओके। और इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन का टॉपिक भी है छोटा सा। तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कार्बन कार्बन लिंक, जिनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल की सिंथेसाइज में 6 मेनली, कितने, 6, ठीक है, 6 ज़्यादा एलिमेंट यूज होते हैं, और वो ये हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। इनको याद करने के लिए हम जो ट्रिक यूज करते हैं दैट इज, ठीक है, कौन से हैं 6, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। इनको याद करने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं दैट इज चिनोप्स। क्या यूज करते हैं हम, चिनोप्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। और आपके ये 6 एलिमेंट 98% ऑफ वेट बनाते हैं पूरे सेल, ठीक है, 98%। और कहीं कहीं पे ना, लाइक कहीं कहीं पे ना, बल्कि आप पंजाब की बुक खोलोगे तो वहाँ पे फास्फोरस की जगह थिंक जो है ना कैल्शियम दिया, मतलब 6 एलिमेंट्स में कैल्शियम दिया हुआ है, ठीक है। 16 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, जिनको हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स में, ठीक है, जिनमें से 6 ये मेजर है, जो आपके 98% बनाते हैं। किनकी परसेंटेज 1% से लेस देन होती है, 0.1 0.2, उनको हम बोलते हैं ट्रेसिस एलिमेंट। उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रेसिस एलिमेंट, दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। 16 होते हैं आपके बायो एलिमेंट्स, और 16 में ये आपके मेजर हैं चिनोप्स, ठीक है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स की परसेंटेज कम होती है, ये 98%, ठीक है, कुछ 1% बनाते हैं, और कुछ की परसेंटेज कम होती है, 1 से भी कम होती है, जिनको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल ट्रेस में होते हैं, ट्रेसिस में, ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपका ये है सेल की केमिकल कंपोजिशन, उसमें प्रोटोप्लाज्म, अभी क्रिटिक हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे। और चिनोप्स होते हैं 6 एलिमेंट टोटल, जो है ना 16 एलिमेंट्स इज नोन एज बायो एलिमेंट, जिनमें 6 आपका मेजॉरिटी पोर्शन बनाते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये 98% आपका बनाते हैं। अब यहाँ पे फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के कौन से टाइप होते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये 5 दिए हुए हैं यहाँ, हम इनको सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिक की टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे। अब इन मॉलिक्यूल्स क्या, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स, देखिए यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स लिखे पड़े हुए हैं, और ये उनके यूनिट्स हैं, और ये उनकी लिंकेज है, मतलब किस बांड के थ्रू, किस लिंकेज के थ्रू जो है ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब देखें, लाइक में हम एग्जांपल लेते हैं प्रोटीन का, इसका हम एग्जांपल लेते हैं प्रोटीन का। अब हमें पता है, ठीक है, कि प्रोटीन है भाई, राइट। अब प्रोटीन खुद क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं भाई, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। मैक्रो मॉलिक्यूल इज नोन एज ए लार्ज वन, ठीक है। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि ये प्रोटॉन स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स का बना होता है, जिनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, मोनोमर्स, ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज ए पॉलीमर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज ए पॉलीमर, ठीक है। तो मोनोमर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपका पॉलीमर। तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो हम उसके इसके मोनोमर देखेंगे पिछले पिछले पेज में, और हम ये देखेंगे उसके बीच में कौन सी लिंकेज होती है, ठीक है। तो हम चलते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोटीन के नहीं बल्कि सब मॉलिक्यूल्स के देखेंगे। अब यहाँ पे लाइक पहला पहला है ना, वो कौन सा है आपका, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में ना आपके ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप जैसे इनका इंट्रो देख लें, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड होते हैं आपके, मोनो और पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो उन सब का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज अ सैकेराइड, वो भी कौन सा, मोनोसैकेराइड, ठीक है। एक एक मोनोसैकेराइड दूसरे सैकेराइड दोनों मिलते तो क्या बनता है आपका, डाइसैकेराइड। 3 तो ट्राई, 4 टेट्रा, ऐसे बनते, ठीक है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट खुद मैक्रोमोलिक्यूल है, उसका कोई पूछे मोनोमर, बेसिक मोनोमर इज नोन एज द बेसिक यूनिट, ठीक है। अगर कोई पूछे कि उसका बेसिक यूनिट कौन सा होता है, दैट इज द मोनोसैकेराइड, ठीक है। और इसमें कौन सी लिंकेज है, ये एमसीक्यू आता है, मैं इसको हाईलाइट हटा देता हूँ, इसको
ये एंट्री में भी आता है, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब जब भी दो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब कि दो मोनोमर मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो, उसमें कौन सी लिंकेज होगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके ओके। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन मोनोमर्स के बने होते हैं, हमने आपको बताया, मतलब बड़े मॉलिक्यूल सारे वो किसी ना किसी मोनोमर के बने होंगे, डिफरेंट के। तो यहाँ पे जो इसका मोनोमर है दैट इज अमाइनो एसिड, वो आपका कौन सा है? अमाइनो एसिड। और इसमें जो लिंकेज होती है दैट इज द पेप्टाइड लिंकेज। क्या होती है आपकी? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड वर्ड शोज प्रोटीन, ठीक है, पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और उसके बाद आपके आप जाते हैं लिपिड्स, यहाँ लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं? लिपिड्स। लिपिड्स में ना उसकी क्लासेस आ जाती हैं, फैट्स, ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेन। तो इनके अलग अलग जो है ना, इनके मतलब मोनोमर्स हैं, लाइक फैट्स और ऑयल के ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। एज आई सेड, हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फास्फोलिपिड्स के, ठीक है, फास्फेट, कोलेन, ये हम मैं आपको ना रिमाइंड कराऊंगा जब हम फास्फोलिपिड पढ़ेंगे, कोलेन के कैसे एमसीक्यू आते हैं। और टर्पेनाइड बने होते हैं आइसोप्रोनाइड यूनिट के, आइसोप्रीन के, ये भी हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं कि, और हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक के मोनोमर से कैसे पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे ये बायोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में दो आ जाते हैं, डीएनए, आरएनए। तो डीएनए का जो आपका मोनोमर है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये देखेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। अब देखें इसमें जो लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक कार्बोहाइड्रेट में, पेप्टाइड प्रोटीन में, और जो लिपिड में लिंकेज होती है वो ईस्टर लिंकेज, ठीक है। ये भी मोस्टली पूछा जाता है। पेप्टाइड तो सबको आता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक फिर भी ठीक है, ग्लाइकोसिडिक। बट लिपिड की लिंकेज में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन लिपिड में कौन सी लिंकेज होती है? ईस्टर लिंकेज। और यहाँ पे क्लियर कर लिखा हुआ है, जो पुराना एसटीडी उसमें से क्लियर कर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और आपके जो न्यूक्लिक एसिड है ना, उसमें कौन सी लिंकेज होती है? फास्फोएस्टर, ठीक है। कौन सी होती है? फास्फोएस्टर। मतलब ये लिंकेज मस्टली एनी हाउ जो है ना वो याद करना, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल कैसे? लाइक मैं आपको बताऊं कि अब कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हम उसको बोलते हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल उसमें बोलते हैं जिसमें हम बोलेंगे कि दो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पे लिपिड है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? लिपोप्रोटीन। क्या बनाएंगे? लिपोप्रोटीन, ठीक है। और फॉर सपोज यहाँ पे लिपिड है या फिर यहाँ पे प्रोटीन है, हम यहाँ पे बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है, तो ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे अलग लिंकेज होगी, यहाँ पे अलग लिंकेज होगी। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिसमें दो दो डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर आपका जो है ना एक मॉलिक्यूल बना है, जिसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट। मतलब कॉन्जुगेट हो, दो बड़े मॉलिक्यूल आपस में मिले हैं, तो उनकी जो है ना मोनोमर्स भी डिफरेंट होते हैं, उनकी लिंकेज भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये सब आपको जानने के लिए था। अब यहाँ पे टेबल की कंपोजिशन दी गई है, ठीक है। इसमें से एंट्री में सवाल आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल से बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल को कंपेयर किया गया है। तो इसमें वाटर, प्रोटीन, लिपिड की परसेंटेज बताई गई है। लाइक यहाँ पे वाटर की बैक्टीरिया में 70% है, मेमेलियन में भी 70 है, ठीक है। प्रोटीन यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 18 है वाटर, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे लिपिड 2, यहाँ पे लिपिड 3। देखो ना सीरीज में, सीरीज मतलब ऐसे कि प्रोटीन 15 वहाँ 18, मतलब बैक्टीरियल में बता रहा हूँ, मेमेलियन सेल में जो है ना परसेंटेज सब में ज़्यादा होगी, इक्वल होगी, यहाँ सब में ज़्यादा होगी बैक्टीरियल सेल से, सिवाय न्यूक्लिक एसिड से। डीएनए और आरएनए की परसेंटेज में वेरिएशन होगी, मैं दिखाता हूँ। देखें डीएनए कितना है यहाँ पे 1%, 0.25%। वेरिएशन का मतलब है वो बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होगी, डीएनए 1, यहाँ 0.1, और यहाँ आरएनए 6% है, और यहाँ पे कितना है 1.10% है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेमेलियन सेल में हर कंपाउंड की परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलेगी या इक्वल मिलेगी, न्यूक्लिक एसिड के डीएनए एंड आरएनए वो परसेंटेज आपको बैक्टीरिया सेल में ज़्यादा मिलेगी। और बाकी आपको वैल्यू याद करनी है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, आपको वैल्यू सीखनी लगनी चाहिए, आपके पास बुक भी होगी, ओके। अब आती है हमारी मेन टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके बनते कैसे हैं, है ना, जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि भाई मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, मोनोमर्स मिलके बनाते हैं। तो हम इसको पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होप तो आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जिनसे मिलके बनते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं, जो बेसिक यूनिट्स होते हैं आपको, दीज आर नोन एज द मोनोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं?
मोनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और जब एक मोनोमर, दो मोनोमर मिलके आपस में, मोनो मीन्स क्या, सिंगल, मर मीन्स के क्या, यूनिट, मिलके ग्रीक वर्ड है, ठीक है। मोनोमर मोनोमर मिलके आपस में कुछ बनाते हैं ना, मिलके बड़ा यूनिट बनाते हैं, एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, दैट इज नोन एज ए पॉलीमर। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर, ठीक है। मोनोमर प्लस मोनोमर मिलकर बनाते हैं पॉलीमर। पॉलीमर तो क्या, मेनी, और मर मीन्स क्या, यूनिट, मतलब जिसमें डिफरेंट यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाया होता है, दैट इज नोन एज ए पॉलीमर। मतलब मोनोमर और पॉलीमर का कांसेप्ट क्लियर कर दो कि भाई बेसिक यूनिट, ठीक है, क्या, बेसिक यूनिट आपका जो है ना किसी भी चीज का, दैट इज मोनोमर। और वो जब बेसिक यूनिट, वो मोनोमर मिलके जो एक बड़ा यूनिट बनाए, लार्ज यूनिट बनाए, दैट इज नोन एज ए पॉलीमर। अब कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल्स बाय पॉलीमर ऑफ कंडेंसेशन। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर रीड करते हैं। अब कंसीडर करें ये हमारा एक मोनोमर है, ठीक है, ये आपका एक मोनोमर है, ठीक है, एम लिख लेता हूँ मोनोमर। और इसकी इस जगह पे लगा हुआ है एच, और इसके यहाँ लगा हुआ है एच, ठीक है। और ये आपका दूसरा मोनोमर है, ठीक है, ये आपका दूसरा मोनोमर है। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ये आपका दूसरा मोनोमर है। इसको हम यहाँ से, यहाँ साइड से लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब समझने के लिए। इसका यहाँ से ये एच है और यहाँ पे इसका ओच लगा हुआ है। अब ये दोनों क्या है, मोनोमर है। इसके अंदर भी लिख देता हूँ एम, ये दोनों क्या है, मोनोमर। अब ये प्लस का निशान है, मतलब जब ये एट होंगे तो क्या बनाएंगे, आपका पॉलीमर बनाएंगे। अब देखना वो कैसे होता है। अब जब मोनोमर्स आपस में, दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं ना, तो क्या होता है आपका, ये OH और ये H, ये आपस में मिलेंगे, ठीक है। जब दो मोनोमर आपस में आपके मिलेंगे तो वहां पे OH, एक मोनोमर से OH आएगा आपका, दूसरे मोनोमर से आपका H आएगा। और OH प्लस में H जब आपका मिलेंगे, क्या, OH प्लस H, आपका क्या बनाएंगे, वाटर। क्या बनाएंगे, वाटर। मतलब आपका वाटर यहाँ से क्या होगा, ये रहा जो बाहर की तरफ जाता है ना, ये रिलीज को शो करता है। मतलब आपका वाटर क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा। मतलब जो दो मोनोमर आपके जब मिलेंगे, ठीक है, और वो मिलके पॉलीमर बनाएंगे, तो उसके दौरान क्या होगा, एक की मोनोमर से H आएगा, दूसरे मोनोमर से OH आएगा, H और OH मिलके आपका वाटर बना देंगे, और वो वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब ये वाटर रिलीज होगा, ठीक है, अब अगेन देखें, ये H ऐसे रहेगा, ठीक है, ये आपका मोनोमर रहा, यहाँ से इसका चला गया और OH चला गया, ये आपका मोनोमर, इसका यहाँ से OH रह गया, इसका यहाँ से जो है ना H चला गया, इसका OH चला गया। तो बीच में क्या होगा, यहाँ बीच में आपका क्या बनेगा, बीच में बनेगा बॉन्ड। क्या बनेगा, बीच में बॉन्ड। जहाँ से वो रिलीज हुए वहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब जिस प्रोसेस में आपके दो मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाए और वाटर रिलीज हो, ठीक है, वाटर रिलीज होने से बने, दैट प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन, ठीक है। इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं, और वो दूसरा नाम क्या है, अब देखो यहाँ से वाटर रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज, आप सब जानते हो, डिहाइड्रेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स के वाटर, डी मतलब के रिमूवल। रिमूवल ऑफ बायो की लैंग्वेज सीखेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने जहाँ भी टीचिंग करी है फिजिकल क्लासेस में भी, चाहे मतलब 6 से पढ़ाया है मैंने, ठीक है, 6 से इंटर तक, तो मैंने सबको बोला है कि हम जो पढ़ेंगे हम उसकी लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ की बायो की लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। डी का मतलब पता है रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स के वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ सबको पता है। और यहाँ पे क्या चीज बनी, बांड बना, सिंथेसाइज हुई, किसकी, बांड की। तो दिस प्रोसेस इज ऑल नोन एज सिंथेसाइज, ठीक है, आल्सो नोन एज सिंथेसाइज। मतलब इस प्रोसेस के दो नाम है, पहला कंडेंसेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज। डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज की पढ़ा, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन की वाटर रिमूव हुआ जिसकी वजह से एक बॉन्ड बनना, डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज, दो मोनोमर मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, पॉलीमर। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। और तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल्स, मतलब पॉलीमर्स, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, उस पॉलीमर को हम माइक्रोमोलेक्यूल भी कहते हैं, जो मैं कह चुका हूँ। और कौन से प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, कंडेंसेशन।
ये जो बड़े मालिक्यूल्स हैं जिनको माइक्रो मालिक्यूल्स बोलते हैं और जिनको लो वेट होता है मोनोमर्स, और फिर वो मिलकर बनाते हैं पोलोमर्स, यही है पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। व्हिच आर मेंशन अबाउट ऑल द माइक्रो मालिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई ये देखो, ये आपका एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, यहाँ से आपका वाटर रिलीज हुआ, ठीक है। अच्छा, डिमर बोलते हैं कंडेंसेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बनती है ना, दैट इज नोन एज ए डाइमर और डिमर, ठीक है। कंडेंसेशन की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज नोन एज ए डिमर। ये बहुत जगह फेडर में भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, यहाँ से आपका बीच में बांड बना, दैट इज नोन एज ए डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऑलवेज टेक बाय प्रॉपर एंजाइम्स, आपके इसलिए एंजाइम्स होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना मोनोमर्स की, वो मतलब इसका प्रोसेस वो सब सेम ही रहता है सारे में। और मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर OH फ्रॉम, ये मैं आपको सारा बता दिया। नया बांड बनता है कोवेलेंट बांड, ठीक है। चलो उसके बाद है ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है उसको भी हम यहाँ से समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब आपका ये एक पॉलीमर है, हमने बना लिया था ना पॉलीमर, यहाँ से दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपका, चलो ठीक है, यहाँ इसको OH लगा लो, इसको H लगा लो, ठीक है। ये हमारा क्या बना था, डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज। ये एक पॉलीमर है, आपस में कनेक्टेड है, ये हमारा एक बांड है, यहाँ से वाटर हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स जब मोनोमर्स में टूटते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ बनती है वो टूटती भी है, ये याद रख लेना। हम पैदा हुए हैं, मरेंगे भी। तो ये एक और एग्जाम्पल दो ना कि जिस चीज़ का अरूज होता है उसका जवाल भी होता है, या यूँ बोलोगे जो नीचे ना कल वो ऊपर भी जानी है, तो खुद पे भरोसा रखा करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा बना एक पॉलीमर जो हमने कंडेंसेशन के जरिए बनाया। अब जो पॉलीमर्स मोनोमर्स में टूटते हैं ना, वो टूटते हैं जब आप उनमें वाटर ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो आप उनमें, वाटर। जब आप उनमें वाटर की एडिशन करते हो, ठीक है। मैंने कहा था जो एरो बाहर जाए उसका मतलब है वो रिलीज, और जो अंदर की तरफ एरो है उसका मतलब है एडिशन, ठीक है। जब आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो वाटर की ऐड की वजह से ये बांड आपका टूट जाता है, और टूटने की वजह से एक मोनोमर पर OH आता है, ठीक है। और दूसरे मोनोमर पर, ये OH था पहले इसके पास, और दूसरे मोनोमर पर क्या आ जाता है, H आ जाता है। मतलब जब आप वाटर होते हैं ना, आपका जब वाटर टूटेगा तो क्या होगा, ठीक है। आपका जब H2O टूटेगा तो किसमें टूटेगा, HM+ में, OH में से। जब इसमें आप वाटर ऐड करते हो वो वाटर टूट के एक के साथ OH ऐड हो जाता है, और दूसरे के साथ क्या ऐड हो जाता है, आपका H हो जाता है। ये एक अलग सा मोनोमर बन गया, M1, और ये एक अलग सा मोनोमर बन गया M2, ठीक है। यानी कि वाटर की एडिशन से, ठीक है, आपके पॉलीमर्स टूटते हैं मोनोमर्स में, और दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। हाइड्रो मीन से वाटर, वाटर की एडिशन से, वाटर के रिमूवल से बनते हैं, वाटर की एडिशन से टूटते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और इसमें प्रॉपर एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। अगर जनरली हम उन एंजाइम्स का नाम लें तो दीज आर नोन एज, इसमें कौन सा कस्ट, दीज एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो यूज होते हैं हाइड्रोलाइसिस में। अब देखो यहाँ पे आपका, ठीक है, एक पॉलीमर है, एक की तरफ H है OH, यहाँ से आपने वाटर ऐड किया, बांड टूटा, ठीक है। देखो एक के ऊपर H आ गया और दूसरे के ऊपर OH आ गया, दिस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आप वाटर के एडिशन की वजह से पॉलीमर्स आपके मोनोमर्स में टूटते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। एक पे H आता है, दूसरे पे OH आता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और दीज एंजाइम्स आर नोन एज, मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और जाहिर सी बात है कोई भी बांड टूटता है ना, ये बात याद रख लेना, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो हम, एनर्जी रिलीज होती है, वो जो एनर्जी यूज होती है ना, फिर हम वो बचती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करते हैं। तो मैक्रोमोलेक्यूल चाहे बने या टूटें, ठीक है, तो वो सेल की स्ट्रक्चर बनती है, तो उसमें ये बनता भी है, टूटता भी है, जैसे मैंने बताया। और यहाँ पे एंजाइम्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये आपके कुछ मोनोमर्स के प्रोड्यूस, मोनोमर्स फॉर्म इन ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल हैं, लाइक कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, नाइट्रेट है, ठीक है, सल्फेट है। तो दिस मोनोलेटेशन, और फिर वो बन के कंडेंसेशन प्रोसेस के वजह से ये बन जाते हैं, अगेन बन जाते हैं पॉलीमर्स में। और ये जो है ना बिल्डिंग पर्पज के यूज होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
और हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं, आप उसको तोड़ते हो। तो आज हमने इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ा, ठीक है, और इंट्रो में माशाल्लाह हमने बहुत कुछ पढ़ लिया इसकी बेसिक से लेके, और अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो शायद वाटर से रिलेटेड होगी। तो गाइस थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोई भी मुश्किल हो कहीं पे भी, ठीक है, चाहे आपकी टाइम मैनेजमेंट में हो, चाहे आपकी फ्यूचर प्लानिंग में हो, फ्यूचर प्लानिंग आई मीन के स्टडी प्लान में, और आपको कोई मसला आ रहा है कोई फील्ड में, कहीं भी जस्ट रिमेंबर कि आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़। मेरा इंस्टा अकाउंट में लिंक में पिन कर दूंगा, ठीक है, मेरा एफपी अकाउंट, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो गाइस थैंक यू।